Jai Hind to all of you. How are you all? So in last video we have discussed about the ionization enthalpy. In today video we are going to discuss about the electron gain enthalpy. आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या था, जब हमें केटाइंस फॉर्म करने हैं बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स. ठीक, अब उसमें क्या कंडीशंस थी और ये उससे कहाँ से डिफ्रेंशिएट करता है, लेट्स सी. सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, इट इज द एनर्जी चेंज या फिर एनर्जी चेंज लिख लीजिए या फिर चेंज इन एंथैल्पी, क्योंकि एंथैल्पी भी क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक, सो आप एनर्जी चेंज लिखिए या आप लिखिए चेंज इन एंथैल्पी टेक्स प्लेस when electron is gained to form anion. फाइन. अब आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या थी, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म केटाइंस. ठीक है, अब केटाइंस फॉर्म करने के लिए यहाँ पर क्या कंडीशन थी कि यहाँ पर जो गैसियस स्टेट के जो एटम्स होंगे अपनी ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट हमने इसलिए कहा था क्योंकि ग्राउंड स्टेट में स्टेबिलिटी होती है. गैसियस स्टेट हमने इसलिए कहा था क्योंकि गैसियस स्टेट में मिनिमम एनर्जी होगी. ठीक, मिनिमम एनर्जी यानी कि मिनिमम उनमें क्या होगा, दे आर मूव कैन से फार अपार्ट. ठीक, अब जब वो दूर दूर होंगे तो ऑब्वियस है इजीली क्या है, एनर्जी कम होगी. दूर दूर होंगे गैसियस स्टेट में, आइसोलेटेड फॉर्म में होंगे तो आइसोलेट फॉर्म में इलेक्ट्रॉन को क्या करना, रिमूव करना ईजी होता है. तो यहाँ पर हम क्या करते थे, वी प्रोवाइडेड द एनर्जी. दैट्स वाई यहाँ पर जो आयनाइजेशन एंथैल्पी थी जिसे हम ऐसे लिखते हैं डेल्टा IEH. ठीक है, डेल्टा इज नॉर्मली इट इज ऑल्सो ए चेंज फॉर, डेल्टा को हम बोलते हैं चेंज और एच इज द एंथैल्पी. तो आयनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पर क्या थी, पॉजिटिव इन नेचर. लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अब हमें नॉर्मली क्या होगा, जब नेगेटिव चार्ज या आपका जो एटम है उसमें क्या होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है, अब उसको जितने इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो गेन करने के लिए एक चीज़ तो बहुत वो है कि नॉर्मली अगर हम एटम की बात कर रहे हैं तो एटम को जब इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो गेन करने में यहाँ पर एक तो इलेक्ट्रॉन्स की आपस की क्या होगी, रिपल्शन होगी. देयर इज अ रिपल्सिव फोर्सेस. तो ये रिपल्शंस क्या करेंगी, इजीली किसी इलेक्ट्रॉन को अपने शेल के अंदर एंटर नहीं होने देंगे. तो इलेक्ट्रॉन को एंटर करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए यहाँ से कुछ एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी. एनर्जी गेट रिलीज्ड. फाइन. तो जब एनर्जी रिलीज होगी तो इट कैन इजीली एकोमोडेट द इलेक्ट्रॉन. फाइन. सो यहाँ पर इसलिए हम लिखते हैं कि इट इज़ द चेंज इन एंथैल्पी, क्योंकि एंथैल्पी यानी कि एनर्जी चेंज टेक प्लेस. जो भी इस शेल की एनर्जी रही होगी उस एनर्जी से थोड़ी एनर्जी कम करनी पड़ेगी, यानी कि एनर्जी को बाहर निकालना पड़ेगा. और जब एनर्जी बाहर निकलेगी तभी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेट इजीली एडेड टू दैट शेल. फाइन. सो अब इसमें क्या है, अगेन जैसे हमने आयनाइजेशन एनर्जी में पढ़ा था कि जो मेटल है वो गैसियस स्टेट में क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करती है. ऐसे ही ये भी क्या करेंगे, एटम गैसियस स्टेट में इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे टू फॉर्म द देयर एनायन. फाइन. वो भी किस में होगा, गैसियस स्टेट में. अब डिफरेंस क्या आता है, डिफरेंस आता है इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, दैट इज ऑलवेज नेगेटिव. ऑलवेज नेगेटिव मीन्स अभी जस्ट फर्स्ट कंडीशन के अंदर इट इज नेगेटिव. नेगेटिव क्या मतलब बता रही है, दैट एनर्जी गेट रिलीज्ड. ठीक है, एनर्जी रिलीज होगी तभी क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक डेस्क पे 3 स्टूडेंट्स बैठे हैं, ठीक है, और उस डेस्क की सिर्फ 3 स्टूडेंट्स की ही कैपेबिलिटी है और 3 ही बैठे हैं. अब एक बच्चा और आ रहा है, वो भी कह रहा है मुझे भी वहीं बैठना है. तो ऑब्वियस है मुझे उसमें से एक बच्चे को रिमूव करना पड़ेगा तभी मैं दूसरे को एडजस्ट करूँगी. लेकिन यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव नहीं करेंगे. यहाँ पर हम क्या कंडीशन कर सकते हैं, यहाँ पर हम जस्ट उससे रिलेट करके हम ये कह सकते हैं
कि या तो मैं क्या करूँ, उस टेबल के साथ एक और टेबल अटैच कर दूँ, ठीक है, या फिर तीनों को उठा के कहीं और शिफ्ट कर दूँ। तब तो हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हो जाएंगी कि मैं उन तीनों को कहीं और शिफ्ट कर दूँ या कोई और डेस्क उसके साथ अटैच कर दूँ, ताकि वो स्टूडेंट इजीली फोर्थ वन भी आके इजीली वहाँ बैठ जाए। लेकिन और क्या कंडीशन हो सकती है? लेकिन एटम के अंदर अगर हम बात करें, वो तो एक जनरल बात हो गई कि अगर वो हम नॉर्मली एग्जाम्पल ले रहे हैं, लेकिन अगर हम एटम की बात करें तो एटम हम इलेक्ट्रॉन तो लूज नहीं कर रहे, हमें तो गेन करना है। तो गेन करने के लिए हमें उस शेल की एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और कम कैसे होगी? बाय रिलीजिंग। तो इसीलिए यहाँ पे हमने एनर्जी चेंज या चेंज इन एंथैल्पी टर्म यूज की है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, ये तो होगी फर्स्ट कंडीशन। दूसरा कि जो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन को क्या शो करता है? रिलीजिंग एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पर एक कंडीशन और कैसी कंडीशंस आती हैं, या एक कंडीशन, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस आएंगी। फिलहाल आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, अब ये डिसाइड करती है, यही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिसाइड करती है कि जो आपका एनाइन फॉर्म्ड होगा उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो एनर्जी है या अमाउंट है वो लेस नेगेटिव है या मोर नेगेटिव है। सो यहाँ पे हम एक चीज़ लिख सकते हैं कि मोर इज द ईज टू गेन इलेक्ट्रॉन, more negative will be electron gain enthalpy। यानी जिस एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन गेन करने की ज़रूरत है, जितनी ज़्यादा वो इंटरेस्ट दिखाएगा, जितनी ज़्यादा एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, अपने में ऐड करेगा, उतनी ही ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, मोर नेगेटिव मीन्स कि वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की एनर्जी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। ठीक, देन वी कम टू द सेम इन आयोनाइजेशन एनर्जी, जैसे हमने पढ़ा था सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज। यहाँ पर हम पढ़ेंगे सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सक्सेसिव मीन्स क्या था? सक्सेसिव का मतलब इन स्टेप्स। जैसे आयनाइजेशन एनर्जी क्या था कि एक ही बार में सारे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज नहीं हो सकते, दे हैव टू रिलीज इन स्टेप बाय स्टेप। सेम इलेक्ट्रॉन गेन भी क्या होते हैं? स्टेप बाय स्टेप। एक साथ 2 या 3 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं हो सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम क्या होगा? गेन होगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे हमने एग्जाम्पल कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीजन। फाइन, अब ऑक्सीजन ने क्या करा? इट गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द ऑक्सीजन एनाइन। फाइन, अब जैसे मैंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू क्या होगी? डेल्टा एच क्या होगा उसके लिए? नेगेटिव, क्योंकि इसे एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन ये तो हो गया इसकी फर्स्ट कंडीशन, यानी कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है इट इज जनरली वो नेगेटिव ही होगी, जनरली इट इज अ नेगेटिव। लेकिन जब हम सेकंड यू कैन से, हमें ये तो आपका एक एनाइन फॉर्म हो गया। फाइन, अब इसी एनाइन से हमें एक और इलेक्ट्रॉन क्या करना है? रिमूव करना है टू फॉर्म दिस एनाइन, ऑक्सीजन डाइवेलेंट एनाइन। ठीक है, ये तो था आपका मोनोवेलेंट एनाइन, मोनोवेलेंट एनाइन था ये। यहाँ हमें क्या फॉर्म करना है? डाइवेलेंट एनाइन। तो डाइवेलेंट एनाइन फॉर्म करने के लिए क्या होगा? हम एक इलेक्ट्रॉन और रिलीज करेंगे या और रिमूव एक इलेक्ट्रॉन और गेन करेंगे। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन और गेन करेगा तो ये क्या फॉर्म करेगा? डाइवेलेंट एनाइन। लेकिन अब यहाँ पर जो डेल्टा एच है वो क्या होना चाहिए? नेगेटिव या पॉजिटिव? इट शुड बी पॉजिटिव। और ये क्या होता है? इट ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज, हमेशा। यानी कि जो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो एनर्जी की वैल्यू होगी इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। और जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी
इट इज ऑलवेज नेगेटिव। अब ऐसा क्यों होता है? जैसे मैंने बताया कि जैसे इलेक्ट्रॉन भी क्या है, वन वन कर ही क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, ऐसे गेनिंग भी क्या है, वन इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम होगी। जैसे इस एटम ने गैसियस स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन गेन करा, दे फॉर्म द ऑक्सीजन एनाइन। फाइन। अब ये ऑक्सीजन एनाइन जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो यहाँ देखिए ये भी, इस पे चार्ज क्या है, नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन भी क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या एग्जिस्ट करना शुरू कर देगी, रिपल्शंस। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और इस एनाइन के बीच में नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस है, तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। सो इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर एनर्जी को ऐड कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा, यहाँ पे एनर्जी को ऐड कराना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो एंथैल्पी है चेंज वो क्या होगा, पॉजिटिव इन नेचर। आई रिपीट, ये एनाइन जो कि एक नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन भी क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपल्शन एग्जिस्ट करेगी यहाँ पे। इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए, टू ओवरकम दिस रिपल्शन क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। सो एनर्जी शुड बी एडेड, शुड बी गिवन कर दे या एडिड कर दे, कुछ भी लिख दे। ठीक है, हमें एनर्जी इसे देनी पड़ेगी। जब इसको हम एनर्जी देंगे तो क्या करेगा, ये इजीली क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। और उसकी वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव में आएगी, दैट इज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर है? सो दिस इज अबाउट द सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फाइन। अब सेम जैसे हमने उसमें फैक्टर्स करे थे, इसमें भी क्या है, फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वहाँ तो हमने 5 to 6 फैक्टर्स करे थे, यहाँ पे देयर इज ओनली 3 फैक्टर्स। सो क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स इफेक्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सबसे पहला फैक्टर आता है एटॉमिक साइज। राइट। अगर हम आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो वहाँ पर भी क्या था कि जो एटॉमिक साइज था वो आयनाइजेशन एनर्जी के इन्वर्सली था। क्यों? क्योंकि जैसे हम ग्रुप में मूव करते हैं डाउन और पीरियड में मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, यहाँ पर साइज क्या होता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ने से क्या होगा, यहाँ पर साइज इतना होगा, यहाँ पर साइज इतना होगा, यहाँ पर साइज इतना होगा। ठीक है, तो साइज बढ़ गया। अब साइज बढ़ने से क्या हो रहा है, ये जो आपका न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज है वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को उतनी फोर्सफुली या उतनी एनर्जी से अट्रैक्ट करके नहीं रख सकता। तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, लूजली हेल्ड हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ की आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, डाउन दी ग्रुप क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि ग्रुप के किसी भी ग्रुप के अंदर जो फर्स्ट मेंबर की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू द लास्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड। दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ इसे कि जैसे जैसे हम ग्रुप में मूव करते हैं डाउन तो साइज क्या होता जा रहा है, छोटा बड़ा 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 बड़ा। ठीक है, सो एज यू मूव साइज गेट इंक्रीजेस। ठीक है, अब ये जो साइज इंक्रीज हो रहा है, ये साइज इंक्रीज क्या बता रहा है कि इस न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है उस पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो उतना उतना अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा, उतने अच्छे से यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को वो अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। तो जब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ऑब्वियस है यहाँ की जो एनर्जी होगी वो इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। अब जैसे मैं यहाँ हूँ, ठीक है, अब मेरे पास कोई स्टूडेंट बैठा होगा तो मैं उसे इजीली स्लैप कर दूंगी, लेकिन जितना वो दूर होगा मेरे लिए स्लैप करना, मैं इतनी लंबी तो मेरी आर्म होगी नहीं कि मैं ऐसे चाटा लगाऊँ उसे लग जाए। सेम वही कंडीशन यहाँ पर है कि जितना वो पास
टीचर के ये अगर आप सोचो कि ये जो सेंटर का जो सर्कल है इट इज़ अ मीन्स के वो टीचर है, ठीक है, और उसके आसपास ये जो शेल्स हैं इट इज़ द रो ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब जो टीचर इस वाले, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो फर्स्ट रो में बच्चा बैठा होगा उसे वॉइस ज़्यादा ऑडिबल होती है, लास्ट वाले को थोड़ी कम ऑडिबल होना शुरू हो जाती है क्योंकि वो शरारतों में ज़्यादा बिजी हो जाता है ना। सो सेम यहाँ पर क्या होगा, जितना शेल पास होगी उतनी जो न्यूक्लियस की उस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। जैसे शेल्स का नंबर बढ़ता जा रहा है, शेल्स दूर जाती जा रही हैं, न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो जितनी कम हो जाएगी उतना क्या हो जाएगा, थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी और इलेक्ट्रॉन जल्दी से रिलीज हो जाएगा। ये तो थी आयनाइजेशन एनर्जी की बात, ठीक। ऐसे ही अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इफेक्ट करती है एटॉमिक साइज से। अब कैसे इफेक्ट करेगी, जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, जैसे जैसे एटॉमिक साइज एटम का इंक्रीज हो रहा है तो नॉर्मली क्या होगा, डाउन द ग्रुप तो वही अट्रैक्शन पॉजिटिव न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, उतनी क्या हो जाएगी, दैट इंट्रैक्शन डिक्रीजेस। तो जब अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगी तो यू कैन से जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू है इट बिकम लेस नेगेटिव एज वी मूव डाउन द ग्रुप। अब यहाँ पर क्या कंसीडर किया मैंने, एटॉमिक साइज को मैं कैसे बता रही हूँ कि एज यू मूव डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फाइन, एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा, जैसे जैसे साइज बढ़ता जा रहा है और न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इज लेस attracted the outermost electron। कंडीशन वही है जो आयनाइजेशन एंथैल्पी में थी, लेकिन डिफरेंस क्या आता है, वहाँ पे हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं, यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं। तो जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा, अब साइज बढ़ने से क्या हो रहा है, ये आपका न्यूक्लियस और ये है आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करेगा, ये न्यूक्लियस ही तो अट्रैक्ट करेगा। अगर साइज छोटा होगा तो इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होगी, तो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो एंटर करेगा, जिसे ये गेन करना चाहता है, उसे इजीली क्या करेगा, ये अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन अगर साइज बढ़ जा रहा है एटम का तो उसमें क्या होगा, इसका जो अट्रैक्शन है इसके ऊपर कम हो जाएगा। कम होने से यहाँ पर वैल्यू पे इफेक्ट पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है इट बिकम लेस नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किससे रिलेट करती है, नेगेटिव वैल्यू से। जब हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं, जब फर्स्ट एनाइन फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, जो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है यहाँ पर लेस होगी और यहाँ पर मोर नेगेटिव होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यहाँ पर लेस नेगेटिव होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये डिफरेंस है व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, ठीक है। अब ये ग्रुप 1 ग्रुप 2 की बात करें तो वहाँ पर भी इफेक्ट करेगा, लेकिन वो ऑलरेडी मेटल्स हैं तो उसे तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा गेन करने ही नहीं है। लेकिन अगर हम 17 सीरीज़ में आ जाते हैं, 17 ग्रुप के मेटल्स की बात, नॉन मेटल्स की बात करें, दैट इज़ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। अब डाउन दी ग्रुप क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है। प्लीज़ इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, इट यू कैन से वेरी इंपॉर्टेंट और ईजी भी है अगर आप ध्यान से इसे देखेंगे, ठीक है। सो डाउन दी ग्रुप क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जैसे जैसे साइज बढ़ता जा रहा है, ठीक है, एटम का साइज बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि आयोडीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो लेस नेगेटिव है,
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ आयोडीन इज लेस नेगेटिव मतलब कि इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत कम होगी, क्योंकि इसका इतना एटम साइज बढ़ चुका है कि इसे इलेक्ट्रॉन गेन करने में बहुत मुश्किल होगी, ठीक है। लेकिन फ्लोरीन का साइज छोटा होगा तो वो क्या कर लेगा, इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो नेगेटिव वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होगी। फॉर दिस यू कैन लुक इन चार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन योर एनसीईआरटी बुक। तो वहाँ पर आपको इसकी वैल्यूज़ गिवन होगी, जिससे कि आपको ये थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो एटॉमिक साइज इस तरह से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को वेरी करता है, ठीक है। उसके बाद आता है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज में क्या था, सेकंड इज न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज क्या था, चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, ठीक है। अब अगेन हम अगर मूव करें अलोंग द पीरियड और अलोंग द ग्रुप, तो ग्रुप में तो चार्ज सेम ही रहेगा, ग्रुप 1 के ऊपर सब पे चार्ज 1 होगा, ग्रुप 2 के अंदर सब पे चार्ज 2 होगा, क्योंकि वो 1 1 2 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। लेकिन जैसे हम मूव करते हैं इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। अब जितना चार्ज बढ़ेगा उतनी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो जितनी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी उतनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। फाइन, दोबारा मैं बता देती हूँ, न्यूक्लियर चार्ज क्या है, चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है। जैसे यहाँ पर अगर पॉजिटिव है देन 2 देन 3 फिर -3 -2, तो यहाँ से क्या है, ये तो पॉजिटिव वैल्यू में इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू में क्या हो रहा है, ये भी काफ़ी चार्ज है। तो जब हम इसकी बात करें तो जितना न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बन के उसकी पॉजिटिव वैल्यू जितनी क्या होगी, बढ़ेगी, उससे क्या होगा, चार्ज बढ़ने से बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, क्योंकि साइज तो सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या, लेफ्ट टू राइट मूव करने से क्या होगा, साइज रिमेन सेम। साइज कैसे सेम रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स में तो कोई चेंज नहीं आया, साइज रिमेन सेम बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम। तो सेम शेल होने की वजह से, अब अगर मैं बोलूं कि सोडियम है तो सोडियम में सिर्फ कितनी होंगी, 3 ही शेल्स होंगी, ठीक है। सोडियम के बाद हम मैग्नीशियम की बात करें तो कितनी शेल्स होंगी, 3 ही शेल्स होंगी। तो अगर हम पीरियड 3 के मेंबर्स की बात करें तो उनके पास सिर्फ 3 ही शेल्स हैं, सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे उतना न्यूक्लियस पे चार्ज भी बढ़ता जाएगा। चार्ज बढ़ता जाएगा तो इसकी जो अट्रैक्ट करने की जो पावर है, एनर्जी है, इस इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, वो बढ़ जाएगी। तो जितना चार्ज बढ़ेगा उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा उतना ही क्या होगा, मोर वैल्यू ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। तो इस तरह से न्यूक्लियर चार्ज अलोंग द पीरियड हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा होगी और डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कम होगी, ठीक। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है हमारा सिमेट्री। सिमेट्री हमने आयोनाइजेशन में भी पढ़ा था। सिमेट्री से क्या हमारा मतलब है, सिमेट्री मीन्स कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, या तो हाफ फिल्ड होंगे या फिर कंप्लीटली फिल्ड, ठीक है, और कंप्लीटली फिल्ड। तो जब हाफ फिल्ड होंगे या कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे तो ऑब्वियसली दे डू नॉट नीड द मोर इलेक्ट्रॉन्स टू गेट यू कैन से एडेड इन दैट ऑर्बिटल। जैसे हम एग्जांपल कहें नियॉन है 10, ठीक है। अब नियॉन 10 है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसकी, 1 2 3 4 5 6, हो गई सिमेट्री, ठीक है। ऐसे ही हम जब एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन से ग्रुप से बिलोंग करती हैं, ग्रुप 2 से, ठीक है। अब इसमें हम अगर मैग्नीशियम की बात करें दैट इज 2 8 2, तो यहाँ पर भी क्या है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2,
तो सिमेट्री हो गई। सिमेट्री मीन्स या तो ये कम्प्लीटली फिल्ड होंगे या फिर ये हाफ फिल्ड, तो इनको हमें इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कराने की ज़रूरत नहीं है। बट इन केस इफ़ द इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन दीज शेल्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको एनर्जी देनी पड़ती है। सो हम ये लिखेंगे कि जो सिमेट्री के केस में नोबल गैसेस और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, उनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये सब मैंने नोट्स में लिख रखा हुआ है, और सब यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिए कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर नोबल गैसेस एंड फॉर noble gases and alkaline metals। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होती हैं, इनकी शेल्स सिमेट्री को फॉलो करती हैं। सिमेट्री मीन्स या तो ये हाफ फील्ड या फिर कंप्लीटली फील्ड, तो इन्हें इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करने की जरूरत नहीं है। दे डू नॉट ईज टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, बट इन केस इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर गेटेड अट्रैक्टेड और इनको फोर्सफुली दिए जा रहे हैं, तो इनको हमें एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर सके। तो नॉन मेटल्स के लिए इट इज़ ऑलवेज नेगेटिव, और नोबल गैसेस और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, राइट। सो दिस इज द फैक्टर विच अफेक्ट द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इसके बाद हमारे पास एक एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल केस, क्योंकि केमिस्ट्री में हमें बहुत सारी एक्सेप्शंस पढ़नी पड़ेंगी, सो यहाँ पे हमारा एक एक्सेप्शनल केस क्या है, एक्सेप्शनल केस किसके से रिलेटेड है? एक्सेप्शनल केस हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन। वाई? या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सल्फर इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन। वाई? ऐसा क्यों होता है? जबकि हमने ये पढ़ा, हमने क्या पढ़ा कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू बिकम लेस नेगेटिव, या फिर हम लिख सकते हैं डिक्रीजेस। लेकिन यहाँ पर ये एक्सेप्शन हमें क्यों मिलती है? चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर होता है। सो दिस इज अवर एक्सेप्शनल केस, राइट। ये तो है हमारे एक्सेप्शनल केसेस। अब इनका आंसर क्या है? जो इसका रीजन होगा सेम इसी का रीजन होगा। सो आई विल डिस्कस ओनली अबाउट द क्लोरीन एंड फ्लोरीन। ठीक, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहाँ पर मैटर करती है साइज डिफरेंस से। अगर हम फ्लोरीन की बात करें